नाम आदित्य छापरवाल है और मैं डायरेक्टर दीनदयाल औषधि का हूँ। और हम लोग के साथ आज बहुत एक स्पेशल गेस्ट बैठे हैं, वैद्य प्रशांत तिवारी जी, जो भोपाल से हैं और वो फाउंडर धर्मा क्लिनिक के हैं और नेशनल प्रेसिडेंट नासिया के हैं। और आज हम लोग एक बहुत स्पेशल वर्कशॉप लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो मुझे लगता है कि सबको बहुत हेल्पफुल रहेगी, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स हो या एक जनरल कॉमन मैन हो, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लोग ने जो चूज़ किए हैं बहुत जनरल ऑडियंस को पसंद आने वाले हैं। सो मैं शुरुआत करूँगा हम लोग के फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है क्लिनिक बेसिक्स। तो वो ऐसा टॉपिक है जो हर जने को, हर डॉक्टर को पसंद आएगा सुनने में, क्योंकि सबसे पहला एक क्लिनिक खोलने से पहले उसके दिमाग में जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो हमने सारे कवर किए हैं, बल्कि हमारे सारे टॉपिक्स में हमने वही क्वेश्चंस कवर किए हैं जो एक जनरल एफएक्यू सबके दिमाग में रहता है, एक डॉक्टर के या फिर एक कॉमन मैन के जो खुद भी क्लिनिक खोलना चाहता है आयुर्वेदा का। तो मैं क्वेश्चन आंसर राउंड अपना स्टार्ट करने से पहले वैद्य प्रशांत तिवारी जी को वेलकम करना चाहता हूँ। नमस्ते सर। और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा सर, क्लिनिक बेसिक्स जो हमारा टॉपिक है उसमें हाउ टू रजिस्टर योर क्लिनिक, जो कि एक बहुत आम क्वेश्चन है और हर जने की शुरुआत वहीं से होती है। तो इसके बारे में आप प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। जी आदित्य जी, सबसे बड़ा जो सवाल आपने कहा कि क्लिनिक जब स्टैब्लिशमेंट करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्लिनिक रजिस्ट्रेशन। प्रत्येक राज्य में, हर जगह पर जब हम भारत में देखते हैं तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग रजिस्ट्रेशन मेथड हैं। तो दो तरीके से अगर हम इसको विभाजित करें या डिवाइड करें तो एक सेगमेंट होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन सेगमेंट जो है, हमने ज़्यादातर अगर आप देखें तो हर जगह की स्टेट वाइज, जैसे एमपी में एमपी ऑनलाइन है, यहाँ पर आपको अपनी क्लिनिक के बेसिक रजिस्ट्रेशन, जैसे कि एक क्लिनिक जब स्टार्ट होती है तो उसका गुमास्ता, आपकी क्लिनिक में कितना एरिया है आपका, उसका जो लेआउट है वो, और आप किस क्षेत्र में यानी कि किस एरिया में आप कर रहे हैं, और आपका खुद का आधार कार्ड, ये तीन बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ आप उसे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन जो है वो सीएमओ ऑफिस में होता है आपके लोकल एरिया के, और साथ ही साथ इसकी ऑफलाइन मेथडोलॉजी भी है। यही डॉक्यूमेंट आपको सीएमओ के पास देना है, एक नॉमिनल फीस पे करनी है और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपको क्लिनिक पे लगाना है, जो रजिस्ट्रेशन आपकी पहचान होती है। जैसे एक पर्सनल पहचान आधार कार्ड है, वैसे ही क्लिनिक की पहचान उसका एक क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन आईडी होता है, वो यूनिक आईडी नंबर सबको मिल जाता है। जी हाँ, ये सभी क्षेत्र के डॉक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो आयुर्वेद के हों चाहे वो एलोपैथ के हों। आयुर्वेद क्लिनिक के लिए भी अभी सीएमओ के पास ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। तो ये अभी सर, सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये क्या ऑफलाइन ही होता है, ऑनलाइन भी किया जा सकता जी, है? दोनों तरीके से है। ऑनलाइन प्रक्रिया में आपको, जैसे हर एक स्टेट का एक ऑनलाइन पोर्टल होता है, उसमें आप जाकर कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के लिए एमपी ऑनलाइन है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के लिए भी उत्तर प्रदेश ऑनलाइन की फैसिलिटीज़ हैं। इसी तरीके से डिफरेंट स्टेट्स में उनकी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हैं, और बहुत आसानी से 4 डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके उस पर एक नॉमिनल फीस पे करके आप इसे आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। क्लिनिक रजिस्ट्रेशन सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी क्लिनिक को बनाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द बेसिक फैसिलिटीज इन अ क्लिनिक? एक क्लिनिक खोलने से पहले क्या क्या बेसिक फैसिलिटीज दिमाग में रखनी चाहिए? ज़्यादातर देखते हैं कि जब क्लिनिक खोली जाती है तो लोग एक जनरल रूम से उसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बहुत अच्छे से अगर बताएं कि अगर आपने क्लिनिक अगर नहीं खोली है तो एक 3 फोल्ड क्लिनिक का जो मैकेनिज्म होता है वो बहुत अच्छा है। 3 फोल्ड मतलब 3 स्तर पे उसको बनाना। सबसे पहले जब आपका क्लिनिक का बोर्ड है उसमें आपका ब्रांडिंग, लोगो और आपका नाम अलॉन्ग विद डिग्री और टाइमिंग, ये आपका आ जाए, ये नंबर 1 स्टेप है। दूसरी जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है वेटिंग एरिया, एक प्रॉपर वेटिंग एरिया हो जिसके साथ में रिसेप्शन कनेक्टेड हो। उस रिसेप्शन का कनेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि आपकी क्लिनिक की क्या फैसिलिटी है, क्या उसमें चीज़ें उपस्थित हैं और किन किन क्षेत्र में, यानी कि कौन कौन सी स्पेशलिटी पे आप काम करते हैं, उसकी जानकारी रिसेप्शन और वेटिंग एरिया में बैठे हुए पेशेंट्स को मिले। तीसरा जो सेगमेंट होता है वो है मेडिसिन एरिया। आयुर्वेद क्लिनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल डिस्पेंसिंग एरिया उसका अच्छे से डेवलप हो, जहां पर उसकी खुद की ब्रांड, खुद उस क्लिनिक की ब्रांड के प्रोडक्ट और साथ ही साथ मल्टी ब्रांड के प्रोडक्ट भी वहां पर उपस्थित हो, जिससे कि जब वेटिंग एरिया का जो पेशेंट होता है वो एक तो फिजिकली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से उन ब्रांड्स की, उन चीज़ों को देख पाए,
और दूसरा आजकल एक बहुत अच्छा मोड हुआ है जो लगभग पिछले 10 साल से होता है कि आपकी जितनी भी क्लिनिक की फैसिलिटीज हैं उनको एक एलईडी में या फिर एक टेलीविजन में उसे दिखाया जाए कि वो क्या क्या चीज़ें आप उसे उपलब्ध करा रहे हैं और क्या किस किस तरीके से रुग्ण ठीक हुए हैं। अगर कोई पेशेंट ठीक हुए हैं तो उनकी सक्सेस स्टोरी भी उसमें चलती है और जो क्लिनिक की फैसिलिटी है उनके बारे में भी, अगर आप नए एस्टेब्लिशमेंट में हैं तो आप क्या क्या चीज़ें उसे प्रोवाइड करने वाले हैं वो भी एक छोटा सा वीडियो आप उसे डालकर उसमें लाभ उठा सकते हैं। रिसेप्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये हुआ एक स्तर यानी कि पहला स्तर। जो रिसेप्शन एरिया है वो उसे प्रॉपरली ग्रीट करे, उसे नमस्कार करे, या फिर जिस राज्य में आप हैं वहाँ का जो ग्रीटिंग मेथड है, जैसे आप भारत के बाहर जाते हैं जगह, अगर आप जाते हैं पेरिस में तो वो आपको फ्रेंच में विश करते हैं। ऐसे ही हमें यहाँ पर एक ग्रीटिंग मेथड और एक एंशिएंट जो हमारा होलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि हम यहाँ पर आयुर्वेद क्लिनिक के माध्यम से शरीर की चिकित्सा नहीं करते, हम मन और आत्मा तीनों की चिकित्सा एक होलिस्टिक अप्रोच से उसे ठीक करते हैं। तो जैसे ही वो एंटर है उसे एक ऐसा फील आना चाहिए क्लिनिक के फर्स्ट फोल्ड में कि वो एक आत्मीय गुणों से है, उसे आत्मा की भी तृप्ति मिल रही है, एक प्रॉपर एक सूदिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइट्स का, जो इस फर्स्ट सेगमेंट में है वो वार्म वाइट लाइट को यूज करें, ऐसे बहुत फोकस्ड लाइट ना करें, उसे रिलैक्स लगे और एक क्लिनिक या हॉस्पिटल वाला जो एक डलनेस होती है वो वाला फील उसे ना आए, वो एक एनर्जेटिक जोन में जाए, कंफर्ट जोन में रहे और जितना भी आपका स्टाफ हो फर्स्ट फोल्ड का वो उसे काफी कंफर्ट में ले जाए। सेकेंड फोल्ड जो होता है क्लिनिक इक्विपमेंट्स या क्लिनिक के बेसिक रिक्वायरमेंट, वो होता है एक स्क्रीनिंग रूम, जो कि ज्यादातर वैद्य छोड़ देते हैं, बिल्कुल, या ज्यादातर डॉक्टर्स नहीं बनवाते। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जोन होता है स्क्रीनिंग में जिसमें पेशेंट की पूरा केस रिकॉर्ड फॉर्म वहां क्रिएट किया जाता है। जो रजिस्ट्रेशन यूनिट से उसे यूनिक आईडी मिला है उसके बेसिस पे उसकी पूरी डिटेल, यानी कि उसे क्या लक्षण है, उसका किस तरीके का डाइट है, किस तरीके का आहार वो लेता है या खान पान उसका कैसा है, उसका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, वो कितनी देर तक सोता है, कौन कौन से मानसिक तनाव उसको तंग कर रहे हैं, कौन कौन सी दवाइयां वो ले रहा है इसके पहले, और कौन कौन से डायग्नोसिस के लिए उसने बहुत सारे अपने टेस्ट कराए हैं, उनका एकत्रीकरण करने के लिए एक स्क्रीनिंग चैम्बर होना बहुत जरूरी है। ये सेकेंड फोल्ड है। इसके बाद आता है कंसल्टेंट चैम्बर, जिसमें आयुर्वेद वैद्य बैठता है, वो फिल्टर हुआ आया हुआ पेशेंट वहां तक पहुंचता है। जो स्क्रीनिंग चैम्बर है उसमें आजकल हम बहुत इंपॉर्टेंट आजकल जोन हुए हैं, जिसका है 2 टॉपिक जो कि आप नए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक है प्रकृति, जो कि प्रकृति के बेसिस पे उसका बायोटाइप एनालाइज हो जाता है और जो कि मेडिसिन में भी हेल्प करता है, ट्रीटमेंट में भी और आई एम श्योर इससे जो प्रैक्टिशनर है उनका भी बहुत टाइम बचता है। जी हाँ। और वो मल्टीपल लोगों को एक दिन में ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल, और ज्यादा फोकस होके। बिल्कुल। दूसरा जो सेगमेंट है, जैसे प्रकृति एनालिसिस है, वैसे ही आजकल एक इक्विपमेंट आया नाड़ी तरंगिणी। आयुर्वेद को लोग नाड़ी के लिए बहुत ज्यादा जानते हैं। नाड़ी का स्पेसिफिकेशन और उसका ईसीजी जैसा एक, अगर हम एकदम स्पेसिफाइड वे चाहते हैं तो नाड़ी तरंगिणी को हम अपने स्क्रीनिंग रूम में यूज करें और उसका प्रॉपर नाड़ी का परीक्षण करके, प्रकृति परीक्षण करके उसको अगर कंसल्टेंट के पास वो पहुंचता है तो एक तो बहुत समय बचता है, फोकस ट्रीटमेंट होता है और पेशेंट को आउटपुट बहुत अच्छा मिलता है और प्राइवेसी भी बहुत अच्छे से मेंटेन होती है कि स्क्रीनिंग में उसके फिल्टर हुए, उसके बाद जब वो आखिर में पहुंचा तो उसका जो केस रिकॉर्ड फॉर्म है वो कंसल्टेंट के पास रहेगा, वो उसके बेसिस पे चिकित्सा लिखेगा और चिकित्सा के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन लेके वो पहुंच जाएगा। तो ये बेसिक जो फैसिलिटीज हैं ये इस अगर फोल्ड में रहती हैं तो पेशेंट बहुत हैप्पी भी रहता है, उसकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है और वो बहुत अच्छे से चिकित्सा का लाभ उठा पाता है और एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जी हाँ। और ये इससे क्या होता है कि वो बाहर जाके ये जरूर बोलता है कि मेरे को इतना अच्छा एनवायरनमेंट था, तो जिसके कारण आप ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर अपने आप को चिकित्सा लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया सर ये क्वेश्चन, विच इज अमेजिंग एंड आई एम श्योर व्यूअर्स भी इससे बहुत खुश होंगे। सर जो हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट शुड बी द एंट्री एंड एग्जिट प्रोटोकॉल फॉर अ पेशेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आजकल हम देखें कि भारत जो है विभिन्नताओं का क्षेत्र है। बिल्कुल। अगर हम देखें तो रूरल एरिया यानी कि जो शहरी इलाके नहीं हैं, जो हमारे गांव के इलाके हैं, उनमें गूगल और इन सारी फैसिलिटीज भी अब धीरे धीरे डिजिटल इंडिया के माध्यम से पहुंची हैं, लेकिन लोग इतने ज़्यादा अभी अवेयर नहीं हैं। लेकिन अगर आप शहरी इलाकों में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर गूगल मैप रहता है, वहाँ पर उसे एंट्री करने के लिए आपका रिसेप्शन जो है वो उसे रिक्वेस्ट करे, एंट्री करने के बाद उसका चेक इन करवाए उस आपकी क्लिनिक पे। उसी तरीके से उसे एक तरीका ये है। दूसरा एंट्री प्लान ये है कि उसे सैनिटाइज किया जाए प्रॉपर्ली और उसके बाद उसकी एंट्री हो।
बिल्कुल। जब वो वेटिंग एरिया में बैठे तो अपना एक डिस्टेंस पे बैठे और इसी तरीके से आगे ट्रीटमेंट करके जब वो एग्जिट हो तो चेकआउट वाला जोन पे आ जाए और जाते समय भी वो अपने आप को सैनिटाइज करे। ये अर्बन एरिया के लिए हुआ। जगह आप जब जो गांव के एरिया हैं और वहां पर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या बिल्कुल रूरल में अगर आप हैं तो सैनिटाइजेशन आजकल बहुत हर जगह, वो तो चाहे अर्बन हो या रूरल हो, सैनिटाइजेशन तो आपको कराना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो प्रोटोकॉल है कि वहां पर उसकी जब एंट्री होती है तो देखा आपने जैसे देखा होगा कि बहुत सारे इलाकों में उसके रजिस्टर वहां मेंटेन रहते हैं। बिल्कुल। तो वो ऑफलाइन प्रक्रिया ये है कि जब वो आता है तो अपनी एंट्री उसने कर दी और एग्जिट करते टाइम भी उसने अपना फीडबैक या एक रिमार्क अपना दिया। तो ऐसे आप अपने जो रूरल एरियाज हैं या गांव के एरिया हैं वहां पर भी आप अपना पूरा रिकॉर्ड या कितने लोग आपकी क्लिनिक में आते हैं उसका सहयोग भी उसमें प्राप्त होगा। एग्जिट में अगर आपने डेटा उसका ले लिया तभी आप उसको रिकॉल भी करा पाएंगे जी हाँ। या रिमाइंडर करा पाएंगे उसके प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। जी, और अगर आप 3 फोल्ड पे रहते हैं तो उसका पूरा डेटा आपके पास इंटरनली रहता भी है और अंदर से आप उसमें वो किस दिन आया था, उसने क्या चिकित्सा ली थी और कितने दिनों की चिकित्सा ली थी, इसकी पूरी जानकारी आपके पास रहती है। तो एंट्री एग्जिट प्लान अगर आप देखें तो दोनों तरीके से हैं। अर्बन एरियाज के लिए उसका जो ऑनलाइन मेथड है यानी कि गूगल का यूज करके और ऑफलाइन मेथड में रजिस्टर का उपयोग करके और एक पूरे माध्यम से उसकी पूरी जानकारी और पूरा डेटा इकट्ठे करते हुए और उसका सबसे इंपॉर्टेंट है फीडबैक जोन कि वो बाहर जाते हुए उसको किस तरीके की अनुभूति हुई। वो जो सेगमेंट है वो रूरल एरियाज में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें किस माध्यम से कितने लोग अगर हमें हमारी क्लिनिक में आ रहे हैं वो उसका हम बहुत प्रॉपर वे में लोगों तक पहुंचा सकते हैं और इससे वैद्य को भी एक बहुत ज़्यादा लाभ है। उसे ये पता चलेगा कि अभी मेरे क्लिनिक में कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोगों को लाभ हुआ है, इसे कितना ग्रो करना है और आगे कहां तक पहुंचना है, इसके लिए भी वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है। बिल्कुल, थैंक यू सर। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा रहेगा सर, काफ़ी बातें हमने चर्चा करी डेटा के ऊपर, तो एक प्रॉपर क्लिनिक में डेटा मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए जनरली अगर मैं अपनी बात भी कहूं, अगर मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं लगातार यही देखता हूं कि हमने पहले जो मेथड रखी उसका एक तरीका जो था वो था ऑफलाइन। हम क्या करते हैं, हमारे जो पेशेंट रहते हैं उसके ऑफलाइन मेथड बनाते हैं, उसका एक यूनिक आईडी क्रिएट करते हैं उसके सरनेम के बेसिस पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। सपोज उस पेशेंट का जो सरनेम है वो पांडे है तो हमने पी बनाया और वो हमारा पहला पेशेंट है तो हम P.1 ऐसा उसका यूनिक आईडी और वो किस मंथ में आया है उसका मंथ नेम और ईयर का नेम, इस तरीके से उसका यूनिक आईडी हम जनरेट करते हैं और ऑफलाइन मोड पे उसके जो अल्फाबेट वाली फाइल है उसमें उसको प्लेस कर देते हैं, वो किस दिन आया उसके बेसिस पे। बिल्कुल सिंपल, अगर आपके पास छोटा ही कंप्यूटर है तो आप उसमें एक्सेल शीट में उसको उसके नंबर्स लिखें और उसके यूनिक आईडी के बेसिस पे आप उसे वापस पता कर सकते हैं कि वो कब आया था। दूसरा है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मेथड, जिसके माध्यम से आप वो किस दिन आया था, उसकी क्या रिपोर्ट्स हुई थी, उसका क्या क्लिनिकल डेटा था, वो आपके पूरे इंटरनल कनेक्शंस में यानी कि पहला रिसेप्शन में, दूसरा स्क्रीनिंग में और तीसरा कंसल्टेंट चैम्बर पे ऑनलाइन बेसिस पे आप उसकी पूरी जानकारी अलॉन्ग विद पूरी डिटेल्स, क्योंकि उसका आप जो यूनिक फॉर्मेट आप क्रिएट करेंगे क्लिनिकल रजिस्टर फॉर्म, तो उसमें आप उसे एंटर करते जाएंगे और उसकी जो ट्रीटमेंट हुई है वो भी आ जाएगी और जैसे ही वो रिसेप्शन काउंटर पे आएगा तो उसकी मेडिसिन लिस्ट आ जाएगी, इमीडिएटली वो मेडिसिन लेकर जाएगा और इस तरीके से उसका डाटा बहुत आसानी से मैनेज हो सकता है। जैसे अगर आप गांव में हैं तो आप उसे ऑफलाइन मोड पे शुरू करें, लेकिन डाटा जरूर इकट्ठा करें क्योंकि डाटा इकट्ठा करना हमारे लिए आज नेसेसरी है। भारत सरकार या जहां पर भी हमें अगर नेशनल प्लेटफॉर्म या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाना है तो अगर हमारे पास किसी व्याधि का किसी एरिया का अगर डाटा नहीं है तो हमारे कोई भी लक्ष्य पूर्ति नहीं हो पाएगी। और मुझे लगता है, मुझे भी जितना टाइम अभी आयुर्वेदा से जुड़े हुआ, वैसे तो मैं बचपन से जुड़ा हूँ, बट मुझे लगता है एक चीज में जो हम पिछड़े हुए हैं वो है हम डेटा कलेक्शन बहुत कमजोर है हम लोग के पूरे कम्युनिटी का। तो इस चीज पे हम लोग को सबको बहुत ज्यादा स्ट्रेस करना चाहिए। मैं इसमें आपको एक एडिशन भी चीज बताता हूं। अभी कोविड का काल गया, एक महामारी का काल गया, इतने सारे लोगों ने, लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने आयुर्वेद का उपयोग किया। लगभग पूरे भारत में ही हमारे प्रधानमंत्री जी के कहने पर लोगों ने बहुत आयुर्वेद का ये उपयोग करना शुरू किया और ये इसके साथ साथ लाभ तो हुआ उन्हें, लेकिन अगर हम प्रॉपर डेटा जो अगर इकट्ठा करना चाहें तो डेटा अभी हमारे पास बहुत प्रॉपर कंक्रीट नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें जो क्लिनिक्स हैं, जो वैद्य हैं, वो अपना डेटा कलेक्शन मेथड नहीं अच्छी रखते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट उपयोग की चीज़ भी है और एक बहुत सारा लाभ भी होगा जब आप आगे जाएंगे।
मैं अपने क्लिनिक का आपको उदाहरण देता हूं कि लगभग हमने 1,500 पेशेंट का डाटा इकट्ठा किया जो हाइपरटेंसिव थे, बीपी। लगभग 13,500 पेशेंट हमारे पास क्लिनिक में हैं। उन्होंने वो किस क्षेत्र से आए हैं, उनको क्या क्या तकलीफ थी, वो कितने कितने दिन उन्हें विजिट किया, और साथ साथ में उन्हें किस किस औषधि से हमने चिकित्सा करी, उनका पूरा ये प्रोग्रेस पूरा रिपोर्ट हमने बन गया। यहाँ पर रखा है। बिल्कुल। सो यही कामना करता हूँ कि आप इस कार्यशाला के माध्यम से, इस वर्कशॉप के माध्यम से ये डेटा कलेक्शन अगर आप शुरू करते हैं तो आपकी क्लिनिक को उत्तर सफलता भी मिलेगी, और हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस पे आप काफी अच्छा नाम बना पाएंगे आयुर्वेद का। बिल्कुल सर, जो 5वां क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द बेसिक इक्विपमेंट प्रेजेंट इन द क्लिनिक? जो एक बेसिक नेसेसिटीज हैं, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में ना जाते हो, मैं तो चाहता हूँ कि आप बेसिक इक्विपमेंट्स क्या रखने चाहिए एक डॉक्टर को क्लिनिक में, वो क्या क्या होने चाहिए सर? जी, आजकल देखिए, अगर हम तो बेसिक इक्विपमेंट्स एलोपैथ और आयुर्वेद क्लिनिक के बिल्कुल सिमिलर से होते हैं। उसे एक्सरे व्यू बॉक्स चाहिए, एक स्टेथोस्कोप चाहिए, एक बीपी एपरेटस चाहिए, एक टॉर्च चाहिए, एक क्लिनिकल हैमर चाहिए, एक टंग डिप्रेसर चाहिए, और सिंपल एक पेन चाहिए। इस तरीके से उसका काम शुरू होता है। बिल्कुल। दूसरे जो आयुर्वेद में थोड़े से इक्विपमेंट आते हैं, जैसे कि अग्निकर्म शलाका, ये आयुर्वेदिक इक्विपमेंट्स में बहुत आसानी से छोटे छोटे जो नीडल्स होते हैं, जैसे अगर हम कहें तो स्मॉल नीडल्स 21 गेज के, वो हम छोटे विद्यकर्म और ऐसे छोटे प्रोसीजर जो ओपीडी बेस पे हम कर सकते हैं, उसके इक्विपमेंट्स भी हम एकत्रित करके रखें तो बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल। आखिरी क्वेश्चन सर इस टॉपिक का हमारा वो भी बहुत एक यूनिक क्वेश्चन है, और बहुत लोग इसके बारे में नहीं अनअवेयर रहते हैं कि आप अपने क्लिनिक का वेस्ट कैसे मैनेज करते हैं। हाउ टू मैनेज वेस्ट इन अ क्लिनिक? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ये आजकल देखें तो जब हम रजिस्टर करते हैं क्लिनिक में तो उसमें एक पॉइंट आता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हर एक राज्य में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक यूनिट उपस्थित है जो क्लिनिक्स के भी वेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा एक नज़र भी रखती है और उसे कैसे करते हैं उसकी गाइडेंस भी देती है। तो अगर आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एक रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो आपको समझाते हैं कि आपकी क्लिनिक जो है उसमें आपको किस तरीके से आपका वेस्ट को मैनेज करना है। एक तरीका होता है सिंपल, एक ब्लैक पॉलीथिन वाली, एक ग्रीन पॉलीथिन वाली और एक रेड पॉलीथिन वाली 3 डस्टबिन को आप लें तो ये बेसिक क्लिनिक में है। ब्लैक वाली पॉलीथिन में आपके स्टेशनरी वेस्ट आते हैं, ग्रीन वाली पॉलीथिन में आपके जो वेट वेस्ट होते हैं या फिर जो वेजिटेबल वेस्ट होते हैं उन पे आते हैं, क्योंकि आप कभी कभी हर्ब्स के लेप लगाते हैं या ऐसी चीज़ें करते हैं। तीसरा जो सेगमेंट है, अगर आप कुछ छोटे विद्यकर्म करते हैं तो नीडल का वेस्ट है उनको आता है। तो इस तरीके से आप बेसिक क्लिनिक में ये करते हैं। अगर आपको पंचकर्म की क्लिनिक है तो आपको थोड़े से डस्टबिन का और उनके प्रोटोकॉल्स और समझने होंगे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, तो वो लेकिन 3 डस्टबिन से लेके 9 डस्टबिन का एक क्षेत्र है। 9 डस्टबिन तक? जी हाँ। अगर हम दिल्ली में देखें या फिर अर्बन एरियाज में देखें तो NABH के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें लगभग 9 डस्टबिन आपको अपनी क्लिनिक और पंचकर्म सेटअप में आवश्यक होती हैं, और उसके वेस्ट को मैनेजमेंट करने की तरीके भी उन्होंने NABH और साथ साथ में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में बताए हैं। NABH के बारे में हम थोड़ी चर्चा और बाद में लेंगे जैसा हम आगे इस कार्यशाला में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। सो विल डिस्कस अबाउट इट। बिल्कुल। तो मुझे लगता है वेस्ट मैनेजमेंट भी ऐसा ही है जैसे एक इंडस्ट्री में एक बेस लेवल GMP से स्टार्ट होता है और वो आयुष स्टैंडर्ड, प्रीमियम और WHO GMP तक जाता है, तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन और बढ़ते जाता है वेस्ट मैनेजमेंट का। ये बिल्कुल आपने सही एग्जाम्पल भी दिया कि हम जैसे जैसे उत्तर क्लिनिक को बढ़ाते जाएंगे। अगर आप बेसिक क्लिनिक में हैं तो आप 3 वे से आप शुरू कर सकते हैं, और उत्तर जैसे आपकी क्लिनिक का ग्रोथ होगी, जैसे आपने बताया 9 डस्टबिन तक जाते हैं जी, तो वहां तक जाना है। थैंक यू सो मच सर, बहुत धन्यवाद। यहाँ हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक क्लोज करते हैं, और आई एम श्योर आपको क्लिनिक बेसिक्स के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है जो आप लोग के लिए फ्रूटफुल रहेगी। और इसके अलावा आपके पास और भी सवाल होंगे, आई एम श्योर आपके दिमाग में आए होंगे, क्योंकि सवाल से ही और सवाल आते हैं। तो उसके लिए आप हम लोग के इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और वील बी रियली हैप्पी टू हेल्प। आपका कोई भी सवाल है उसको। थैंक यू सो मच।